हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्फेक्शन पे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल मेडिकल, नर्सिंग एंड लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए। इससे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस टेस्ट हो, मेडिकल या आपका नर्सिंग या लाइफ साइंस में। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जिस तरह से कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है एज अ पैंडेमिक फॉर्म में, तो ये एक कॉमन पीपल के लिए भी जानना ज़रूरी है कि इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में आइडिया होगा तो आप कम से कम इन्फेक्टेड होंगे किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट में, क्योंकि आपको पता होता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कहाँ जाएंगे तो इन्फेक्शन होगा, क्या कैसे अपने आप को रखेंगे कि इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में कि व्हेन ए पैरासाइट इज ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग विद इन दी होस्ट एंड इन्फेक्शन मे और मे नॉट बी लीड टू डिजीज। मतलब कि पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, तो इसको हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन सारे इन्फेक्शन डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा बैक्टीरियल और वायरल लोड पे और आपका इम्यून सिस्टम पे। अगर ऑप्टिमम बैक्टीरियल लोड नहीं हुआ बॉडी के अंदर तो वो डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो वी कैन से ऑल इन्फेक्शन इज़ नॉट काउज द डिजीजेज, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी कंडीशन। सो इन्फेक्शन के ये कंडीशंस होने चाहिए डिजीज़ काउज करने के लिए। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में एयरबॉर्न, हैंड कॉन्टैक्ट बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, आर्थ्रोपोड बाइट्स बाय कॉन्टैक्ट विथ एनिमल्स। एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि अभी कोविड-19 के केस में जो इन्फेक्शन हो रहा है वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन ही है। जो भी पॉजिटिव केसेस हैं, पेशेंट हैं, उनके द्वारा जो वायरस रिलीज किया जा रहा है इन्वायरमेंट में, वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स के रूप में सस्पेंडेड होते हैं एरोजोल्स के फॉर्म में। और जैसे ही आप उसके अराउंड आते हैं तो आप नॉस्ट्रिल से या माउथ से इनहेल कर जाते हैं और आपको इन्फेक्शन काउज होता है। हैंड कांटेक्ट, बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस आपके हाथ में होते हैं। अगर आप किसी से हैंड कांटेक्ट करते हैं तो आप तो या तो इन्फेक्शन दे देते हैं या किसी से ले लेते हैं। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड में मोस्ट कॉमन है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, सूडोमोनास ओरिजिनेसा। जितने भी स्ट्रीट फूड होते हैं वहाँ पे कॉमनली देखे गए हैं। आर्थ्रोपोड बाइट्स में है मलेरिया, लिस्मेनिया, ट्रिपैनोसोमा, लाइम डिजीज़, प्लेग, बेबियोसिस। वायरल में आप देखेंगे डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, ये सब आर्थ्रोपोड बाइट से इन्फेक्शन होते हैं। एनिमल कॉन्टैक्ट्स में है रैबीज़ है, ब्रूसेलोसिस है, ये सब आपको एनिमल कांटेक्ट से होते हैं। तो ये सारे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आया तो आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन डेवलप इन पेशेंट आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन द इंक्यूबेशन पीरियड एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब इन्फेक्शन वो जो आपके हॉस्पिटल के अंदर होता हो। जैसे आप घर से एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन काउज करता हो, उसको हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन या नोज़ोकोमल इन्फेक्शन कहते हैं। घर से आप निकले या घर में जब थे वहाँ अगर इन्फेक्शन हुआ हो और जा कर के हॉस्पिटल में डेवलप किया हो तो उसको हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्फेक्शन को प्रमोट करता है, यानी कि उसको एनहांस करता है। ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहला है ससेप्टेबल पेशेंट्स, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, थेराप्यूटिक प्रोसीजर, ट्रांसफ्यूज़न एंड एडवांसेस इन मेडिकल प्रोग्रेस है। ससेप्टेबल पेशेंट्स में है कि आपका बॉडी का कितना रेजिस्टेंट पावर है। अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंट आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी भी पैथोजेन से। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल का इंटरनल इन्वायरमेंट कितना नीट है,
स्टरलाइज है इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन हॉस्पिटल प्रीमाइसिस में है तो बहुत सारे पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाते हैं। थेरापेटिक प्रोसीजर में कि जब आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट अगर कंटामिनेटेड है तो भी इन्फेक्शन होगा। ट्रांसफ्यूज़न में जैसे ब्लड या ब्लड कंपोनेंट आपको कंटामिनेटेड दे दिया गया तो वहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन काउज होता है। एडवांस इन मेडिकल प्रोग्रेस में है कि जैसे आपको अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, टिश्यू ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान ही इन्फेक्शन हो जाता है और आफ्टर पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन वो इन्फेक्शन शो होता है और पता चलता है कि पेशेंट का पूरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल हो गया और फाइनली पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो मेडिकल के एडवांसेस जितने भी हुए हैं वहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे चेक पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे हमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अदरवाइज़ हमारा सारा का सारा जो एक्सरसाइज है मेडिकल का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में देखा गया है वो फेल कर जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्फेक्शन का, खास करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इन अ हॉस्पिटल। अगर हम इसको देखते हैं तो 4 मेन रूट है इन्फेक्शन के हॉस्पिटल के अंदर का जो कि इन्फेक्शन काउज करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहला है जो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन काउज कर रहे हैं वो है आपका कॉन्टैक्ट है। इट इज़ द प्रिंसिपल रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। कॉन्टैक्ट जो है हॉस्पिटल के अंदर प्रिंसिपल रूट है, जिसमें हैंड कॉन्टैक्ट्स है या आपका क्लॉथिंग है। किसी भी एक हेल्दी पेशेंट जो है किसी अनहेल्दी के कांटेक्ट में आता है तो उसको इन्फेक्शन होता है। और मोस्ट कॉमन जो देखा गया हॉस्पिटल के अंदर वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का है। पेशेंट का बेड हो जहाँ पे वो उनको रखा गया आईसीयू के अंदर या जनरल वार्ड में, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली देखा गया है। उसके बाद है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जिसमें इंडोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप है, जो पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया देखा गया है वो है आपका सूडोमोनास ओरोजिनोसा। तो जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट या गैजेट यूज करते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, इट शुड बी प्रॉपरली स्टरलाइज बिफोर द यूज for patient treatment, otherwise patient will be infected during the examination। नेक्स्ट है आपका एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में है आपका डस्ट है, एरोजोल्स है। डस्ट में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, स्पोर्स, फंगस के स्पोर्स होते हैं, वो आप इनहेल कर जाते हैं डस्ट के थ्रू। वहाँ पे भी आपको प्रॉपरली चेक पॉइंट्स लगाने होंगे। एरोजोल्स में है जैसे अभी वायरस का है दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का, ये दोनों एरोजोल्स फॉर्म में होते हैं। कोविड-19 भी एरोजोल्स में है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स के रूप में आप इनहेल कर जाते हैं। ट्यूबरकुलाई में जो बैसिलाई हो सस्पेंडेड एरोजोल्स में रहते हैं और वो आप अगर उस एरिया में गए जहाँ पे ट्यूबरकुलाई का पेशेंट है टीबी वार्ड में, तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन काउज बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप वैसे एरिया में ना जाए जहाँ पे ट्यूबरकुलाई के पेशेंट या आपके कोविड पेशेंट हो। नेक्स्ट है ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ओरल रूट में है फूड एंड वाटर। जितने भी आप स्ट्रीट साइड फूड खाते हैं वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के, चाहे वो आपका वाटर वो यूज़ किया गया हो या फूड हो, क्योंकि वो हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते हैं। और वहाँ पे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी है जो आपको टाइफाइड काउज करता है। तो स्ट्रीट फूड को लेने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो साल्मोनेला टाइफी का, सूडोमोनास ओरोजिनेसा, ये दोनों बैक्टीरिया स्ट्रीट फूड पे आसानी से पाए जाते हैं। उसके बाद है पैरेंटरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। पैरेंटरल रूट में क्या है कि जो आप ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं या ब्लड प्रोडक्ट का, जैसे किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ हो या सर्जरी हो रहा हो तो वहाँ ब्लड की डिफिशियंसी होती है, ब्लड चढ़ाना होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दरमियान देखा गया है कि उनको इन्फेक्शन होता है, इसलिए बिफोर ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड इट शुड बी चेक बाय द 3 इम्पॉर्टेंट पैथोजन विच इज़ द HIV,
HBsAg और SC भी। अगर ये 3 पैथोजेन का चेक टेस्ट नहीं हुआ है बिफोर ट्रांसफ्यूज़न तो आप इसको ना ट्रांसफ्यूज़ करें, चाहे वो ब्लड हो या ब्लड कंपोनेंट हो। ये गाइडलाइन बनाया गया है WHO के थ्रू कि ये तीनों पैथोजेंस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया हो, तभी आप किसी भी नीडी पेशेंट को ब्लड या ब्लड कंपोनेंट दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनको नहीं दे सकते हैं बिफोर टेस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल। जब इन्फेक्शन के बारे में हम जान गए कि इतने सारे सोर्स है इन्फेक्शन के, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन्फेक्शन को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि आप वहाँ पे अच्छे से काम करें। तो इन्फेक्शन कंट्रोल इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन। देखेंगे मेथड ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है। तो हैंड हाइजीन है, क्लीनिंग सराउंडिंग एरिया है, डिसइंफेक्शन है, स्टरलाइजेशन है। हैंड हाइजीन में आपको प्रॉपरली हैंड वॉश करना होता है, जो कि अभी कोविड के आउटब्रेक में भी हमेशा बोला जा रहा है कि जो 6 स्टेप हैंड वॉश का बनाया गया है WHO के थ्रू, वो आपको यूज़ करना है। फर्स्ट में जैसे अप्लाई सोप करेंगे ऑन योर पाम एंड देन राइट पाम ओवर लेफ्ट एंड लेफ्ट पाम ओवर राइट एंड देन ए फिंगर इंटरलॉक एंड देन बैक फिंगर टू opposing finger interlock and then rotational rubbing of thumb and then again rubbing palm backward and forward। ये 6 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं एंड आफ्टर एंड ऑफ 6 स्टेप आप उसको वाटर के पास जाकर के अच्छे से क्लीन करते हैं, तब जाकर के आपका हैंड पूरा 100% क्लीन होता है। उसके बाद है आपका डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, ये हम आगे देखते हैं। क्लीनिंग सराउंडिंग एरिया, इसमें क्या है कि जहाँ भी आप सरफेस को डिसइंफेक्ट करना है, चाहे वो आप घर का हो या हॉस्पिटल का हो, तो वहाँ पे हम लोग क्लीनिंग करते हैं। और क्लीनिंग में जो हम लोग सबसे कॉमन यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डिटर्जेंट है, एसिड है, सोडा है। एक किसी भी हॉस्पिटल का SOP होता है 3 टाइम to 4 टाइम एज़ पर पैथोजेंस लोड, उसको फॉलो करते हैं और प्रीमाइसेस को हमेशा क्लीन करते रहते हैं ताकि वहाँ पे जर्म्स का लोड कम हो या ज़ीरो हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनको इन्फेक्शन से हमें बचाना है। घर में भी हम लोग करते रहते हैं क्लीनिंग। उसके बाद है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में द रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरी स्पोर्स। डिसइंफेक्शन हम जहाँ भी करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या घर का हमारा एरिया हो, वहाँ पे हम लोग आयोडीन, फिनॉल या अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन में क्या है कि हमारा स्पोर जो है वो नहीं मरता है, बैक्टीरियल स्पोर। आप बैक्टीरिया जो है उसको आप किल कर देते हैं, चूँकि अल्कोहल जो क्या है बैक्टीरिसाइडल है और फंगिसाइडल है, लेकिन अगर वो स्पोर फॉर्म में चला गया है तो वो नहीं मरने वाला है। तो डिसइंफेक्शन की ये ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में ये 5 स्टेप है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन, केमिकल एंड रेडिएशन। इसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन, केमिकल, ये अलग अलग मेथड है स्टरलाइजेशन के। और स्टरलाइजेशन में आप देखेंगे कि मॉइस्ट हीट में स्पोर का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ड्राई हीट देखते हैं। ड्राई हीट में हम लोग मोस्ट कॉमन यूज करते हैं ओवन है और बुनसन बर्नर है। जैसे बुनसन बर्नर में हम लोग इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करते हैं। जैसे हम लोग बैक्टीरियल सैंपल जो है, अगर कोई सैंपल को सॉलिड मीडिया पे स्प्रेड करना है, तो बिफोर स्प्रेडिंग ऑफ सैंपल ऑन सॉलिड मीडिया इट शुड बी स्टरलाइज बाय द बुनसन बर्नर। वहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा इनोकुलेटिंग लूप है उसके ऊपर रखते हैं और वहाँ देखते हैं कि सारा बैक्टीरिया वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर गया। देन वी टेक द सैंपल। फोर्सेप है, ग्लास स्लाइड है। जैसे अगर कोई स्मीयर बना रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए, तो ग्लास स्लाइड को हम लोग दोनों साइड में स्टरलाइज करते हैं। देन उस पर सैंपल को स्प्रेड करके स्टेन करेंगे।
टेस्ट ट्यूब है, अगर कोई टेस्ट ट्यूब में हम कल्चर लगा रहे हैं तो उसका भी माउथ जो है वो प्रॉपरली स्टरलाइज करेंगे ड्राई हीट के थ्रू। स्कैपल है, उसको भी हम लोग ड्राई हीट में स्टरलाइज करेंगे। ड्राई हीट के बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है वो है आपका मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव वर्टिकल हो सकता है और हॉरिजॉन्टल हो सकता है। मॉइस्ट हीट जो है ड्राई हीट के कंपेयर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पेनिट्रेशन पावर है हीट का वो बैक्टीरिया को, सेल वॉल को रप्चर करके न्यूक्लिक एसिड को डीनेचर कर देता है, और एक बार अगर डीनेचर हो गया तो वो दोबारा रीनेचर नहीं हो सकता है। तो मॉइस्ट हीट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ड्राई हीट। और यहाँ पे क्या है कि आप स्पोर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मॉइस्ट हीट का जो टेम्परेचर है 121 डिग्री सेल्सियस है, 15 पाउंड LB और 15 से 30 मिनट एज पर SOP। आपका जो SOP बोलता है उसके हिसाब से हम टाइम फिक्स करेंगे। तो ऑटोक्लेविंग मॉइस्ट हीट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल है, जो अक्सर आप हॉस्पिटल में, लेबोरेटरीज़ में आप देखते होंगे। इसमें हम लोग स्टरलाइज करते हैं, मीडिया है, कॉटन गूज़ है, कॉटन है और बेड है। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन हम वैसे कंपोनेंट का करेंगे जो हीट सेंसिटिव है। जो हीट सेंसिटिव है उसको हम ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट से तो स्टरलाइज नहीं करेंगे, तो उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिलीपोर मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं, जिसका साइड 0.22 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, जो बैक्टीरिया सूडोमोनास तक को ट्रैप कर लेता है। और एक आप देखे होंगे HEPA फिल्टर, वहाँ पे भी 99.97% तक माइक्रोब्स को रोक लेता है HEPA फिल्टर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। और HEPA फिल्टर मोस्ट कॉमनली आप देखे होंगे जो बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है वहाँ पे लगा होगा, या BSL 2 और 3 लैब में जब आप एंटर करेंगे वहाँ पे भी HEPA फिल्टर रहता है टू चेक द ऑल द पैथोजेंस एंड रिलीज द क्लीन एंड प्योर एयर इन द वर्किंग प्रीमाइसेस है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में बेसिकली हम लोग दो भाग में कैटेगराइज किए हैं, गैसियस स्टेरिलाइजेशन एंड लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। गैसियस स्टेरिलाइजेशन में इथिलीन ऑक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है। तो इथिलीन ऑक्साइड जो है यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टेरिलाइज कर, जैसे कोई पेपर है, क्लॉथ है, ग्लासेस है, मेटल्स है, यहाँ पे इथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। ओजोन जो है जैसे फूड पैकेट है, जैसे चिप्स का पैकेट्स है, उसको जब हम उसमें चिप्स डालने के पहले ओजोन से ट्रीट करते हैं उस पैकेट को और स्टेरिलाइज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड है, ये हम लोग यूज करते हैं फॉर फ्यूमिगेशन इन ऑपरेशन थिएटर एंड लैब। ग्लूटाल्डिहाइड भी इसमें है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइपोक्लोराइट है, ये सब हमको लिक्विड स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन में भी दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग में आपका इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। इंफ्रारेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो भी कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल है उसको स्टेरिलाइज हीट से नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे इंफ्रारेड, जैसे सिरिंज है, कैथेटर है, ये सब हम लोग इंफ्रारेड से स्टेरिलाइज करेंगे। यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई कॉम्पैक्ट एरिया है, जैसे लैब है या बायोसेफ्टी कैबिनेट है, उसको अगर स्टेरिलाइज करना है तो हम लोग वहाँ पे यूवी ट्यूब लगाते हैं और फ्यू मिनट्स के लिए ऑन करके पूरे के पूरे जर्म्स को किल करते हैं। तो यूवी ट्यूब आप मोस्ट कॉमनली आप देखे होंगे लेबोरेटरी के अंदर लगा हुआ फॉर चेक द पैथोजेंस है। आयोनाइजिंग में आपका एक्सरे है और गामा रे है। एक्सरे से हम लोग स्टेरिलाइज करेंगे, जैसे ऑइंटमेंट है, प्लास्टिक है, सिरिंज है, फार्मा प्रोडक्ट्स है, डेंटल प्रोडक्ट्स है, ये सब हम लोग एक्सरे और गामा रे का इस्तेमाल करके स्टेरिलाइज करेंगे। ये जो रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, दिस इज़ द वेरी सेंसिटिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। बिफोर यूज ऑफ रेडिएशन, the person we use the radiation, it must be trained, क्योंकि आप जब रेडिएशन का एक्सपोज़र आपके बॉडी के ऊपर होगा तो आपका भी जो
आपके जेनेटिक मटेरियल है उसमें अल्टरेशन हो सकते हैं, इसलिए बिफोर यूज़ ऑफ रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी ट्रेंड पर्सन को ही इस काम के लिए हम लोग लगाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।